हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, हमारे CGST रूल्स चल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, राइट। रूल 16 तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, सुमोटो रजिस्ट्रेशन। आ जाइए जी, हमें रूल 18 से स्टार्ट करना है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GST नंबर ऑन द नेम बोर्ड। तो रूल 18 ने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या जो भी एडिशनल प्लेस या प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, हर जगह GST रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोमिनेंट लोकेशन में आपको डिस्प्ले करना है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस। उसके अलावा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज GST नंबर ऑन द नेम बोर्ड exhibited at the entry of the principal place of business and every additional place या places of business। ठीक है, तो नेम बोर्ड पर भी प्लस हर जगह प्रोमिनेंट लोकेशन पर। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, जो भी आपने डिटेल्स दी थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उन डिटेल्स में कुछ भी चेंजेस है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। रूल 19, तो वेयर देयर इज़ एनी चेंज इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। अलग अलग फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें फिल करने होते हैं अलग अलग केसेस में। आइदर एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन, जो आपने पर्टिकुलर्स दिए थे उनमें कोई चेंज है, या ऑलरेडी पहले आप चेंज करवा चुके हैं उनमें दोबारा कोई चेंज है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन शैल विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज सबमिट एन एप्लीकेशन। किसमें जी? फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 14 along with the documents relating to such changes at the GSTN पोर्टल। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दे रखी है। कहता है वेयर द चेंज रिलेट्स टू लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी एडिशनल प्लेस या प्लेसेस ऑफ बिजनेस, या फिर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स या कर्ता HF केस में, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के केस में, CEO और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर कोई एडिशन या चेंज है या डिलीशन है, पार्टनर चेंज हो गए हैं, कर्ता चेंज हो गया है, मैनेजिंग कमेटी का में कुछ चेंजेस आए हैं, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट, विच डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई इन केसेस में हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात तो नहीं कर रहे ना, हम सिंपल क्या कह रहे हैं जी, हमारा बिजनेस का नेम चेंज हो गया है, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया है, या एडिशनल प्लेस का एड्रेस चेंज हो गया हमारा, या जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में कोई चेंज आ गया है हमारे, या फिर हमारा कर्ता चेंज हो गया है, या फिर पार्टनरशिप में कोई चेंज आ गया है, तो उस केस के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द application and issue an order in form GST registration 15 electronically, and such amendment shall take effect from the date of the occurrence of event warranting such amendment। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको याद रखना कि इन केसेस के अंदर वेयर द चेंज डज नॉट वारंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे और इनमें से कोई भी चेंज है, तो उस केस में अमेंडमेंट तभी वैलिड मानी जाएगी जब प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अपनी अप्रूवल दे देगा। तो इसके लिए 15 डेज़ का टाइम दिया गया प्रॉपर ऑफिसर को, राइट, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज़। कहता है जी चेंज रिलेटिंग टू सब क्लोज 1 सब क्लोज 3, मतलब लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, या फिर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप या कर्ता या मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, तो इन केसेस में बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए मेरे बिजनेस का नेम चेंज हो रहा है, और जो मेरा बिज़नेस है वो 3 स्टेट में अलग से रजिस्टर्ड है, हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है, पंजाब में भी रजिस्टर्ड है, हिमाचल प्रदेश में भी रजिस्टर्ड है। अब जी अगर बिज़नेस का नेम एक स्टेट में चेंज हो रहा है तो हर स्टेट में चेंज होगा ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर पार्टनरशिप एक स्टेट में चेंज हो रही है तो हर स्टेट में चेंज होगी ना पार्टनरशिप मेरी, क्योंकि सेम बिजनेस हर स्टेट में, राइट, बट अलग अलग स्टेट में हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई एक बार जो चेंज होगा वो जितनी भी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में रजिस्ट्रेशन हुई है सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, वेयर द चेंज रिलेट्स टू एनी पर्टिकुलर अदर देन दो स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, तो जी इन चेंजेस को छोड़ के अगर और कोई चेंज है
इन चेंजेस को छोड़ के अगर और कोई चेंज है तो जैसे ही आप चेंज के लिए फॉर्म अपलोड करोगे इमीडिएटली आपका अप्रूवल हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड अमेंडेड अपॉन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 14 ऑन द GSTN पोर्टल। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अमेंड हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन केस के अंदर वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और प्रॉपर ऑफिसर को बाकायदा 15 डेज़ दिए गए हैं। हाँ जी, वेयर द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी बिजनेस रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ द पेन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। तो भैया पेन चेंज हो गया तो फिर तो नया ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर जो आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन है उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप नया GST नंबर के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, अगर मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है, तो वो तो देखिए हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि उनकी ऑथेंटिकेशन कैसे होती है। रूल 8 में बताया गया ना ऑथेंटिकेशन कैसे होती है उनकी, कि जी आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपके ईमेल एड्रेस पे OTP आएगा, तो वहाँ से वो वेरिफिकेशन होगी। तो वेरिफिकेशन कैसे होगी, कहता है जी OTP भेजा जाएगा मोबाइल नंबर पर, ईमेल एड्रेस पर, राइट। तो वही चीज़ कही गई है कि जहाँ पर अगर मोबाइल नंबर चेंज है या फिर ईमेल एड्रेस में कोई चेंज है तो उसी तरह से अमेंडमेंट वेरीफाई की जाएगी जैसे कि रूल 8 में बताया गया है। अमेंडमेंट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट, तो क्या पिछली डेट से अमेंडमेंट हो सकती है, प्रीवियस डेट से अमेंडमेंट हो सकती है? कहता है यस, हो सकती है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द कमिश्नर में इन द सेड ऑर्डर स्पेसिफाई। तो जी हम अप्लाई इस डेट को कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन में यहाँ से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाए। कहता है तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब प्रीवियस डेट से चेंजेस अलाउड है, बट अगर आप प्रीवियस डेट से चेंजेस चाहते हैं तो उस केस में यू हैव टू टेक द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, और जो कमिश्नर कंडीशंस बताएगा यू हैव टू कंप्लाई दैट। वेयर अमेंडमेंट सोट इज़ आइदर नॉट वारंटेड और डॉक्यूमेंट्स आर इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट। तो कुल मिलाकर जहाँ पर ऐसा लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि यार अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा। ही में विद इन द पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ GST रजिस्ट्रेशन 14 सर्व अ नोटिस इन GST रजिस्ट्रेशन 3। तो नोटिस ऊपर भी हमने पढ़ा था 3 में भेजेगा, और उसका हमें रिस्पॉन्स 4 में देना होता है, राइट। तो विद इन 15 डेज नोटिस भेजा जाएगा आपको, प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा रिक्वायरिंग द रजिस्टर्ड पर्सन टू शो कॉज विद इन 7 working days of the said service of the notice as to why the amendment application shall not be rejected। भाई प्रॉपर ऑफिसर कहेगा कि भाई या तो मुझे लगता है कि हाँ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है लेकिन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है दे आर इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, तो क्यों ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए। जवाब दीजिए विद इन 7 वर्किंग डेज, और आपको जवाब किस में देना होता है, GST रजिस्ट्रेशन 4 में विद इन 7 वर्किंग डेज। वेयर द रिप्लाई इज फाउंड to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice, तो proper officer reject कर देगा and pass the order in GST registration 5। जहाँ पर proper officer ने timely action नहीं लिया, मतलब विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, या फिर 7 डेज़। तो जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो मान के चला जाएगा कि आपका जो अमेंडमेंट है वो रजिस्टर हो गया एंड योर रजिस्ट्रेशन शैल स्टैंड अमेंडेड टू द एक्सटेंट अप्लाइड फॉर एंड द अमेंडमेंट सर्टिफिकेट शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द पोर्टल। आ जाइए एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन टू whom a registration has been granted seeking cancellation of his registration shall electronically submit an application in। तो अगर आपको कैंसिल करवाना है अपना रजिस्ट्रेशन तो आपको
GST रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है, राइट। इंक्लूडिंग देयर इन द डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन द स्टॉक, तो क्या क्या डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन फिल करेंगे तो क्या क्या डिटेल्स आपको देनी है कि आपके पास कितना स्टॉक इन ट्रेड है। इनपुट्स कंटेन इन द सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश गुड्स हेल्ड इन द स्टॉक, कैपिटल गुड्स हेल्ड इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट, लाइबिलिटी देयर ऑन, कितनी टैक्स की आपकी लाइबिलिटी रहती है, डिटेल ऑफ द पेमेंट इफ़ एनी मेड अगेंस्ट सच लाइबिलिटी। तो भाई कंप्लीट आपको डिटेल देनी है विद द कैंसिलेशन एप्लीकेशन कि मेरे पास जी इनपुट इतना है, फिनिश गुड्स और जो सेमी फिनिश गुड्स हैं उनमें इतना इनपुट मैं यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि पता चलेगा ना कितना आईटीसी क्लेम कर चुके हो। इनपुट के ऊपर आईटीसी क्लेम करते हो ना आप, इतना मेरे पास कैपिटल गुड्स है उसके ऊपर कितना आईटीसी क्लेम कर चुका हूँ, मेरी क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है और मैं ऑलरेडी कितना उसमें से पे कर चुका हूँ। एंड मे फर्निश अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट देयर ऑफ at the common portal within 30 days of the occurrence of the event warranting the cancellation, within 30 days either directly or through the facilitation center. Registration to be cancelled in certain cases. हाँ जी, registration granted to a person is liable to be cancelled if the said person does not conduct any business from the declared place of the business. तो यहाँ तो हम वॉलंटरली अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा इफ़ यू आर नॉट कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस, या फिर इश्यूज इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब झूठे बिल बना रहे हैं आप, इनवॉइस बना रहे हैं झूठे, या फिर वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, तो इन सारे केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 171 क्या है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको सेक्शन 171 दिमाग में रखना है। सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, देखिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होने की बात होती है, तो इमीडिएटली जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तब तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कंसीडर किया जाता है। तो वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 20, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। फॉर द टाइमिंग आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड कंसीडर किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ submission of the application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending the completion of proceedings of the cancellation of registration under rule 22। ठीक है जी, तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया कि जी मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, तो उसके बाद कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग शुरू होगी ना, विद डिटेल्स मैं एप्लीकेशन फाइल करूँगा GSTN पोर्टल पे, और उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है और डिटेल्स मंगाए, हो सकता है मुझे बुलाए, जो भी प्रोसीडिंग होगी, राइट। बट जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता, जब तक वो प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कंसीडर किया जाएगा, सस्पेंडेड। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर सू मोटो, तो जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई कोई भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन इज़ लायबल टू बी कैंसल्ड, जैसे हमने रूल 21 में पढ़ा ना, झूठे बिल बना रहे हो या जो प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहे, या फिर सेक्शन 171 को आपने कंट्रावेन किया है उसके प्रोविजंस को। ठीक है, तो आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ द, मतलब जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तब तक के लिए सस्पेंडेड। नो टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, तो ये तो हेडिंग अपने आप में सब कुछ बता रही है। रजिस्टर्ड पर्सन whose registration has been suspended, चाहे वो सब रूल 1 में या सब रूल 2 में, shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not require to furnish return under section 39। तो रिटर्न भी फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। The suspension of registration shall be deemed to be revoked upon the completion of the proceedings by the proper officer under Rule 22, and such revocation shall be effective from the date on which suspension had came into effect। तो जी मान के चलिए यहाँ मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पर प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है, तो बीच में मेरा जो रजिस्ट्रेशन है क्या माना जाएगा, सस्पेंडेड। अब यहाँ प्रोसीडिंग ख़त्म हो गया तो मान के चले जाएंगे सस्पेंशन ख़त्म हो गया है। सस्पेंशन ख़त्म हो गया है मतलब या तो कैंसिल कर दिया गया मेरा रजिस्ट्रेशन या कैंसिल नहीं किया गया, नॉट कैंसल्ड, राइट। लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया या नहीं किया गया वो कब से कंसीडर किया जाएगा, इसी डेट से। ऑल्दो
ठीक है, लिखा हुआ है ना कि शैल बी इफेक्टिव ऑन द डेट फ्रॉम द डेट ऑन विच सस्पेंशन हैज़ हैड केम इनटू इफेक्ट। तो इसी डेट से कंसिडर किया जाएगा कि नहीं जी आपका बिजनेस, आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है या फिर आपका कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, Rule 22, where the proper officer has the reason to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue the notice in GST registration 17 requiring him to show cause within a period of 7 working days from the date of such notice as to why his registration shall not be cancelled। रिप्लाई किस में फर्निश करना है जी आपको? रजिस्ट्रेशन 18 में, GST रजिस्ट्रेशन 18 में। Where the reply to the show cause notice is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass the order। लेकिन जहाँ पर उसे लगता है नहीं यार सेटिस्फैक्ट्री नहीं है रिप्लाई या फिर shall be liable to be cancelled, तो proper officer shall issue the order, cancellation order in form number GST registration 19 within the period of 30 days from the date of the application submitted under Rule 20, जहाँ हम खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए जा रहे हैं, या फिर डेट ऑफ द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस। तो विदिन पीरियड ऑफ 30 days कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एंड नोटिफाई द टैक्सेबल पर्सन डायरेक्टिंग हिम टू पे द एरियर्स ऑफ द टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी। ठीक है जी, तो सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ जी, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कहता है जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी क्या कैंसिलेशन रिवोक किया जा सकता है वापस से, कि नहीं जी आपका कैंसिल कर दिया था लेकिन आपका कैंसिलेशन रिवोक किया जा रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू माना जाएगा। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, प्रॉपर ऑफिसर ने अपने आप से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, तो मे सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि जी मेरा रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया, इसे वापस से रिस्टोर कीजिए मेरे रजिस्ट्रेशन को, इन फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 21 to the proper officer within 30 days from the date of the service of order of cancellation of registration at the GSTN portal either directly or through facilitation center। ठीक है जी। No application for revocation shall be filed if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns unless such returns are furnished। तो जहाँ पर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करी और इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था, तो ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन तब तक आप फाइल नहीं कर सकते जब तक आप वो रिटर्न्स जो पेंडिंग है वो सब ना फर्निश कर दें, साथ में जितना भी अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू है वो सब आप पे ना कर दें। ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, सब चीज़। फिर ऑल रिटर्न्स ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द सेड पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका रिवोक कर लिया जाता है, मतलब रीस्टोर कर लिया जाता है, कैंसिल होने के बाद दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड कर दिया जाता है, तो बीच का जितना पीरियड है कैंसिलेशन से लेकर रिस्टोरेशन तक का बीच का जितना पीरियड है उस सब के लिए भी आपको रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी। वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कैंसल्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पीछे वाली डेट से, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश ऑल द रिटर्न्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days। तो कुल मिला के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सारी रिटर्न्स दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी जितनी भी रिटर्न आपने अभी तक फाइल नहीं करी है। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हाँ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ही शैल रिवोक द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन by order in form GST registration 22 within period of 30 days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant। ठीक है जी। रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, कैंसिलेशन ही कंटिन्यू रहना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जाना चाहिए, तो प्रॉपर ऑफिसर में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय एन ऑर्डर इन फॉर्म नंबर GST 5 रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेट द सेम टू द
applicant. The proper officer shall, before passing the order, issue the notice in GST registration 23 requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for the revocation should not be rejected. और उसके रिस्पॉन्स में एप्लीकेंट को विद इन 7 वर्किंग डेज अपना रीज़न देना होता है कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। किस में? रजिस्ट्रेशन 24 में। Upon the receipt of the information or clarification in 24, the proper officer shall proceed to dispose of the application within 30 days. भाई रिवोक करना है कैंसिलेशन या नहीं करना है विद इन 30 डेज। ठीक है जी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस रूल 25। तो वेयर प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई एक बार रजिस्ट्रेशन तो प्रोवाइड कर दिया, जीएसटी नंबर तो प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगा चल भाई देखा जाए कि एक्चुअल में इस प्लेस ऑफ बिजनेस पर कोई बिजनेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो ही में गेट सच वेरिफिकेशन डन and the verification report along with the other documents including the photographs shall be uploaded in form GST registration 30 on the common portal within a period of 15 working days from the date of such verification। तो पावर दे रखी है प्रॉपर ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन की। हाँ जी, मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन। अब देखिए जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो भी हमें नोटिस मिलता है, सब चीज़ों के लिए क्या मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन है। मेरे GSTN अकाउंट के अंदर, पोर्टल के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं तो ऑथेंटिकेट तो करूँगा ना मैं, या मैं करूँगा या मेरे बिहाफ पर कोई और करेगा, तभी तो मान के चलूँगा कि हाँ जी मैंने एक्चुअल में अपलोड किया है, या मेरे बिहाफ पर मेरे कहने से किसी और ने अपलोड किया है, राइट। ऐसा तो नहीं कोई और अपलोड कर रहा है और फंस मैं जाऊँ। तो व्हाट शैल बी द मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन, कहता है ऑल द एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग रिप्लाई इफ एनी टू द नोटिस, रिटर्न्स इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड या इनपुट सप्लाईज, अपील्स, मतलब कोई भी एप्लीकेशन में अपलोड कर रहा हूँ, कोई भी रिप्लाई में अपलोड कर रहा हूँ किसी भी वजह से, कहता है शैल सो बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सिग्नेचर या तो उनके ऊपर होना चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होना चाहिए एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, या फिर वेरीफाइड बाय द अदर मोड ऑफ सिग्नेचर या वेरिफिकेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो मस्ट बी वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली। द रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपनी है बेसिकली, है ना, रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो जो कि कंपनी है। अब कंपनी के केस में कंपनी के बिहाफ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा दैट शैल बी वेरीफाइड थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कंपनी के केस में तो आप ये नहीं कह सकते ना नहीं जी किसी भी डायरेक्टर या किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन के पास डिजिटल सिग्नेचर है ही नहीं। भाई मेरे पास तो हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर ना हो, बट कंपनी के केस में तो होता ही होता है ना। ठीक है जी। Each document including the returns furnished online shall be signed and verified through electronic verification code। मतलब या तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड कोड के थ्रू एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। कहता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल खुद करे ऑथेंटिकेट वेरीफाई, या फिर जहाँ पर इंडिविजुअल इज आउटसाइड इंडिया बाय सम पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, या फिर वेयर इंडिविजुअल इज मेंटली इनकैपेबल, तो बाय द गार्जियंस और बाय एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है जी। HUF केस में बट ऑब्वियसली बात है सबसे पहले अथॉरिटी किसके पास करता की ऑथेंटिकेट या वेरीफाई करने की कोई भी डॉक्यूमेंट। अगर करता आउटसाइड इंडिया है या फिर मेंटली इनकैपेबल है तो उस केस में एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ सच फैमिली और बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द करता। कंपनी के केस में बाय द CEO या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी देयर ऑफ, जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी के केस में द ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय सच लोकल एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट। इन केस ऑफ फर्म बाय द पार्टनर देयर ऑफ, कौन सा पार्टनर, कहते हैं कोई भी पार्टनर नॉट बीइंग माइनर और कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी हो, या तो पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है तो कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी, बट पार्टनर नॉट बीइंग माइनर। इन केस ऑफ अदर एसोसिएशंस, कहता है मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ सच मेंबर्स। इन केस ऑफ ट्रस्ट, कहता है बाय द ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी अवेलेबल नहीं है तो ऑथराइज सिग्नेटरी। इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन बाय सम पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ या बाय द पर्सन ऑथराइज्ड। ऑल द नोटिस, सर्टिफिकेट्स या ऑर्डर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस
चैप्टर शैल बी इशूड, चैप्टर का मतलब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो साफ साफ प्रॉपर ऑफिसर को पावर दी गई है कि कुछ भी फिजिकल फॉर्म में भेजने की जरूरत नहीं है, कोई भी नोटिस है, कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिकली भेजिए आप, राइट। एंड इस केस में भी शैल बी वेरीफाइड या ऑथेंटिकेटेड थ्रू डिजिटल सिग्नेचर या फिर ई सिग्नेचर या फिर वेरीफाइड इन अदर मोड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है जी, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। लेंदी पार्ट था बट आई थिंक आसान है, सिंपल प्रोविजंस हैं। हाँ, फॉर्म्स बहुत सारे हैं जो आपको याद रखने पड़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पार्ट को एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, टेक केयर।